सुबह सुबह का सूरज चढ़ने लगा था। वेद प्रकाश बालकनी में आंखें मूंदे बैठे थे। तभी किचन से उनकी धर्म पत्नी जानकी चाय लेकर आई। लो, ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो उठे हो, फिर आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? जानकी ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा। वेद प्रकाश ने धीमे से आंखें खोलकर उन्हें देखा और फिर से आंखें मूंद ली। जानकी चाय का कप देते हुए दबे स्वर में बोलने लगी। मुझे मालूम है दीपांशु का वापस जाना आपको खल रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, कुछ दिनों की रौनक होती है और वे चले जाते हैं। रिटायर्ड अधिकारी वेद प्रकाश की रौबीली आभा उनके चेहरे से साफ झलकती थी। उनकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद पनपने वाले आर्थिक अभावों को दूर फेंकने में सक्षम थी। उनकी पुत्री बड़े बिजनेसमैन के साथ प्रेम विवाह कर दिल्ली में सेटल हो गई थी। विवाह के बाद वो उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। बड़े बेटे आदित्य ने अपने माता पिता की पसंद से अरेंज मैरिज की थी। उसकी पत्नी अनिष्का सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण अपने सास ससुर की लाडली बहू थी। आदित्य और अनिष्का कुछ वर्षों अमेरिका में रहे थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। आदित्य का अमेरिका में रुक जाना वेद प्रकाश को अच्छा नहीं लगा, मगर जानकी ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी ममता को बच्चों की तरक्की के आड़े नहीं लाना चाहिए। और वैसे भी वो अमेरिका रहेगा तो भी क्या, आपके रिटायरमेंट के बाद हम ही उसके पास चले जाएंगे। आदित्य और अनिष्का उनके पास साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए अवश्य आते और उनसे साथ अमेरिका चलने का अनुरोध करते। अनिष्का जितने दिन वहाँ रहती अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। आज वेद प्रकाश को रिटायर हुए पूरे 4 साल हो चुके थे, मगर इन 4 वर्षों में आदित्य ने उन्हें अमेरिका आने के लिए भूले से भी नहीं कहा था। जानकी उनसे बार बार जिद किया करती थी, चलो हम ही अमेरिका चलें, लेकिन वो बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिना बुलावे के कहीं जाना ठीक नहीं समझते थे। उनकी बंद आंखों के पीछे कल रात का वह दृश्य चलचित्र की तरह बार बार चल रहा था, जो उन्होंने दुर्भाग्यवश अनजाने में देखा था। आदित्य और अनिष्का अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। देखो, तुम भूले से भी मम्मी पापा को अमेरिका आने के लिए मत कहना। वो दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर इनके नखरे कम नहीं होते। हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो, हमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। मुझे पता है पापा बिना कहे अमेरिका कभी नहीं आएंगे। आदित्य अनिष्का के गालों को थपथपाता हुआ उसे समझा रहा था। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वे अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। रश्मि भी कोई खबर नहीं लेती। क्या मम्मी पापा अकेले मेरे हैं? एक ही देश में हैं, बस एक शहर से दूसरे शहर की दूरी पर। आदित्य धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि दरवाजे के पास खड़े वेद पुत बने उनके इस वार्तालाप को सुन रहे थे। वेद प्रकाश सन्न थे। उनका मस्तिष्क कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था, अतः वो उन दोनों के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए। उनको सी ऑफ करने तक का समय उन्होंने कैसे कांटों पर चलकर गुजारा था, ये बस उनका दिल ही जानता था। आदित्य और अनिष्का उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। जाते हुए दोनों ने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर छुए थे। ये प्यार, ये अपनापन, सब दिखावा। छी! उनका मन पुनः घृणा और शोभ से भर उठा। वो यह भी तय नहीं कर पा रहे थे कि
जानकी को इस बारे में बताएं या नहीं, ये सोचकर कि क्या वो ये सब सह पाएगी। वेद बार बार बीती रात के घटनाक्रम को याद कर दुख की नदियां में डूबते उतरते रहे। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, मगर वेद प्रकाश का जीवन जैसे उसी मोड़ पर थम गया था। अपनी आंतरिक वेदना को बाहर प्रकट नहीं कर पाने के कारण वो भीतर ही भीतर घुटते जा रहे थे। उस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी काफ़ी नकारात्मक परिवर्तन आ गया। दुख को भीतर ही भीतर घोट लेने के कारण वे चिड़चिड़े होते जा रहे थे। बच्चों से मिली उपेक्षा से स्वयं को अवांछित महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे जानकी भी उनके दर्द को महसूस करने लगी। पूछने पर वेद प्रकाश ने रात वाली सारी घटना बता दी। दोनों मन ही मन घुटते, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी ज़रूरत महसूस हो और वो उन्हें जबरन अपने साथ ले जाएं। ये उम्मीद ही उनके अंतःकरण की वेदना को और बढ़ा रही थी। एक दिन वेद प्रकाश किसी काम से कानपुर जा रहे थे। उन्हें चले हुए 4-5 घंटे हो चुके थे। तभी कार से अचानक खर खर की आवाज़ आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। गर्मी की भरी दोपहरी थी। पसीने से लथपथ वेद लाचार खड़े अपने कार पर झुंझला रहे थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, जानकी पानी देते हुए बोली। काश कहीं छाया मिल जाए। जानकी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछती हुई इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। देखो, वहाँ दूर एक पेड़ है, वहाँ 2-3 छप्पर भी लगे हैं, वहीं चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। जानकी ने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों बोझिल कदमों से उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। वहाँ एक छप्पर तले चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसमें 2-3 टूटी फूटी बेंचें पड़ी थीं। उन पर 2-4 ग्रामीण बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में एक बूढ़ा भजन गुनगुनाते हुए चाय उबाल रहा था। साथ लगे पेड़ से बार बार गिलहरियाँ आती, इधर उधर भागती और सर्र से वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ठंडी हवा का झोंका आता, जो भरी दोपहरी में बड़ी राहत दे रहा था। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पियोगे? बूढ़े की आवाज़ सुनकर जानकी वेद प्रकाश की ओर देखते हुए बोली। आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, वेद प्रकाश ने क्रोध भरा टका सा जवाब दिया। बाबूजी, आपको देखकर लगता है आप भूखे भी हो और परेशान भी हो। खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। हा 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 हा। बूढ़ा इतना कहकर खुलकर हंस पड़ा। बूढ़े की हंसी देखकर वेद प्रकाश तमतमा गए। वो मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन बूढ़े की तरफ घूर कर देखने लगे। बूढ़ा चाय बनाते बनाते बतियाने लगा। बीबी जी, इस सुनसान जगह में कैसे रुके? क्या हुआ? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं। जानकी ने लाचारी प्रकट करते हुए पूछा। मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुलवा लूँगा, आप परेशान न हो। बूढ़ा उन्हें चाय और भजिया पकड़ाते हुए बोला। अरे ओ छुट्टन, इधर आइयो। बूढ़ा दूर खेत में पानी लगा रहे व्यक्ति की ओर चिल्लाया। भाई, इन भले लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, ज़रा परवीन मैकेनिक को तो बुला ला, गाड़ी बना देगा। इस दूर तक सुनसान सड़कों तक कहाँ जाएंगे बेचारे। बूढ़े के स्वर में ऐसा विनयपूर्ण निवेदन था जैसे उसका अपना ही काम अटका हो। बाबूजी, चिंता मत करो, गाड़ी ठीक हो जाएगी। इतना कह बूढ़ा पास खेल रहे ग्राहकों के इक्का दुक्का बच्चों से बतियाने लगा और कुछ मठरी और बिस्किट बच्चों को देकर हंसने और उन्हें देखने में व्यस्त हो गया।
वेद को उनका यह व्यवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा बूढ़ा जो शरीर से अत्यंत जर्जर है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल इतनी सहज, इतनी उन्मुक्त है, जैसे कभी कोई दुख का बादल उसके ऊपर से ना गुजरा हो। कितनी शांति है उसके चेहरे पर। बाबा, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई घर मकान नजर नहीं आते। क्या कहीं दूर रहते हो? वेद प्रकाश ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। बाबूजी, मेरा क्या ठौर ठिकाना। कोई गृहस्थी तो है नहीं मेरी जो कहीं घर बनाऊं। घरवाली को गुजरे सालों हो गए, सो यहीं इस छप्पर तले चैन से रहता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। वेद प्रकाश का ध्यान बूढ़े के मुंह से निकले चैन शब्द पर अटका। भला कहीं इस वीराने में अकेले रहकर भी चैन से रहा जा सकता है? वो बूढ़े द्वारा कहे गए कथन का विश्लेषण करने लगे। उन्हें इस बूढ़े का फक्कड़ मस्ताना व्यक्तित्व अत्यंत रोचक लग रहा था। यहाँ निर्जन स्थान पर अकेले कैसे रह लेते हो बाबा? कोई परेशानी नहीं होती क्या? वेद प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा। परेशानी? बूढ़ा क्षण भर के लिए ठहरा। परेशानी काहे की बाबूजी, मज़े से रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और चादर तान के सो जाता हूँ। देखो बाबूजी, मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जब तक जीता है परेशानी परेशानी चिल्लाता फिरता है। भगवान उसे कितना ही दे, उसका पेट नहीं भरता है। आखिर खुश रहने को चाहता क्या है? वेद प्रकाश को बूढ़े की सब कहावतें लग रही थी। पर बाबा, अकेलापन तो लगता होगा ना? वेद की आंखों में दर्द झलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी? दिन में तो आप जैसे भले लोग आ जाते हैं चाय पीने के लिए। गांव वाले भी आते जाते रहते हैं और गांव वालों के बच्चे दिन भर यहीं डेरा डाले रहते हैं। चारों ओर देखते हुए बोले, और यह प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, इनके बीच तो समय का पता ही नहीं चलता। क्या इतना काफ़ी है अकेलेपन के एहसास पर विजय प्राप्त करने के लिए? वेद प्रकाश के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। उनके पास तो सब कुछ है, घर बार, दोस्तों का अच्छा दायरा, उनके सुख दुख की साथी जानकी। फिर क्यों उन्हें मात्र बच्चों की उपेक्षा से अकेलेपन का एहसास सांप की तरह डसता है? अकेलापन, परेशानी, ये सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिसको रोने की आदत पड़ जावे है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है रोने का। बूढ़े की बातें सुन वेद प्रकाश अवाक रह गए। उन्हें लगा जैसे बूढ़े ने सीधे सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो। क्या सचमुच हर वक्त रोना, किस्मत को और दूसरों को दोष देना उनकी आदत बन गई है? क्यों उनका मन इतना व्याकुल रहता है? वेद प्रकाश के मन में विचारों का एक और भंवर चल पड़ा। बाबा, तुम्हारा घर बार कहाँ है? कोई तो होगा तुम्हारा सगा संबंधी। वेद ने अपनी पूछताछ को जारी रखा। बूढ़ा गर्व से अकड़ते हुए बोला, है क्यों नहीं बाबूजी, पूरा भरा पूरा कुनबा है मेरा। भगवान सबको बनाए रखे। बाबूजी, मेरी बीवी को तो मरे ज़माना बीत गया। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरी नाती पोते सब हैं, अपनी अपनी गृहस्थी में मौज कर रहे हैं। साथ शहर चलने को कभी नहीं बोला। इससे हम और ज़्यादा खुश हैं। बूढ़े की बात सुन दोनों हतप्रभ रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह गए वो। और उसके चाय बनाने के क्रम में तनिक भी व्यवधान नहीं पड़ा था। वो पूरी तरह से सामान्य थे, न चेहरे पर शिकन, न आंखों में नमी। क्या इसे बच्चों का मोह नहीं होता? वेद प्रकाश मन ही मन सोचने लगे। तुम अपने बेटों के पास ना जाने से खुश क्यों हो? उन्होंने एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ बूढ़े से पूछा। नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोहमाया के जंजाल में उलझे। सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहने लगूंगा तो अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो ना बदला जाएगा, सो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा। खुद भी परेशान रहूंगा और उन्हें भी परेशान करूंगा। मैं तो यहीं अपनी
आज़ाद दुनिया में भला, ये तो प्रकृति का नियम है बाबूजी, ऐसा ही होता है। कभी देखा है पक्षी के बच्चों को हमेशा साथ रहते, जैसे ही उड़ना सीखते हैं फुर्र हो जाते हैं। इस बारे में सोच के क्या परेशान होना। बूढ़े ने सीधे वेद और जानकी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही तो था उनके महादुख का मूल। उनके बच्चे उड़ना सीख फुर्र हो गए थे। बाबूजी, संसार में हर जीव अकेला आता है और यहाँ से अकेला ही जाता है। भगवान हमारे ज़रिए से दुनिया में अपना अंश भेजते हैं, मगर हम हैं कि उसे अपनी जायदाद समझ दाब लेने की कोशिश करते हैं। सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देते हैं। जो जहाँ है जैसे जीता है जीने दो और खुद भी मस्ती से जियो। जोर जबरदस्ती का बंधन तो बाबूजी कैसा भी हो दुख ही देता है। प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक, नहीं तो तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बूढ़ा एक दार्शनिक की तरह बेफिक्री से बोले चले जा रहा था और वो दोनों मूक दर्शक बने सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उसकी बातें वेद प्रकाश के अंतर्मन पर गहरी चोट कर रही थी। सुनने में अजीबोगरीब पर सच हैं ये बातें। ये अनपढ़ जर्जर बूढ़ा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या सचमुच इस बूढ़े को कोई मानसिक कष्ट नहीं है? बूढ़े की कड़वी लेकिन सच्ची बातें वेद के मन पर भीतर तक असर डाल रही थी। लो, परवीन आ गया। बूढ़े की आवाज़ सुन दोनों का ध्यान टूटा। आज वेद प्रकाश को बूढ़े के व्यक्तित्व के सामने स्वयं का व्यक्तित्व पौना प्रतीत हो रहा था। वेद महसूस कर रहे थे जैसे उनके चारों ओर लिपटे अनगिनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हों। अब तो वो अपने अंतर्मन की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे थे। जो पास नहीं हैं उनके पीछे रोते कलपते हैं और जो हैं उनका आनंद न लेने की भूल उन्हें समझ आ गई थी। बाबूजी, कार ठीक हो गई है। मैकेनिक की आवाज़ से वेद विचारों से बाहर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक का अभिवादन किया। उनके चेहरे से दुख और परेशानी के भाव गायब हो चुके थे। दोनों कार में बैठ गए। वेद ने वहीं से बूढ़े पर आभार भरी दृष्टि डाली और कार वापस घुमा ली। अरे, यह क्या, कानपुर नहीं जाना क्या? जानकी ने घबरा कर पूछा। नहीं, वेद ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। हम कानपुर नहीं जा रहे हैं। थोड़ा रुककर बोले, हम शिमला जा रहे हैं घूमने फिरने। काम तो चलते ही रहते हैं, कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए। पहले ही जीवन का बहुत समय बर्बाद कर लिया। कहते हुए वेद कुछ गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहे थे और बगल में बैठी जानकी इस नए बदलाव को जीने के लिए उनके साथ चल दी। एक नई तरंग फिर से नव यौवन जैसे उनके भीतर समाने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।